नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। क्या हाल चाल है, कैसी चल रही स्टडीज आपकी। तो जैसे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप लोग अभी जम के पढ़ाई के पीछे लग गए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, क्योंकि जितना अच्छा प्रिपरेशन करेंगे उतने ही अच्छे एग्जाम्स जाएंगे। मेहनत कभी खाली नहीं जाती किसी की भी, तो टेंशन मत लीजिएगा, बस आप अच्छे से मेहनत करते जाइए। तो आज जैसे आपको पता है, यहाँ पे थंबनेल देख लिया कि हम करने वाले हैं पेपर 6 साइंस का सेक्शन डी। और यहाँ पे आपकी साइंस की प्लेलिस्ट पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि आप रच के पेपर सॉल्व करवाइए या हार्दिक के। ओके, तो आई ट्राई माई बेस्ट। ओके, आई ट्राई कि मैं और भी सम पेपर्स लेके आऊँ और आपको उसको मैं करवाऊँ। बट जनरली स्कूल के प्री बोर्ड्स के अंदर गाला ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसके लिए मेरा पहला ये था कि पहले गाला फिनिश कर दूँ, आपके पास मटेरियल रेडी हो फॉर द प्रिपरेशन। फिर उसके बाद भी हमारे पास 2 मंथ्स तो रहेंगे ही ना, 1.5, तो उसमें हम लोग बाकी सारे क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए अच्छे से, और मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करती जाऊंगी। तो चलिए अब देखते हैं साइंस का आखिरी सेशन आज का क्या कहता है हम लोगों को। और यहाँ पे सेक्शन डी में आपको पता है कि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज 47। क्या कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन? व्हाट इज मीन बाय द इंडिकेटर? इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? ठीक है, स्टेट इट्स टाइप्स एंड हाउ विल यू चेक या टेस्ट एसिड बेस यूजिंग द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एग्जाम्पल के साथ समझाओ। ठीक है, समझा देता है। तो देखो, पहले तो ये है कि इंडिकेटर क्या होता है वो बताओ। तो देखो, इंडिकेटर एक तरीके का केमिकल कंपाउंड होता है जो अपना कलर चेंज कर लेता है जब वो एसिड या बेस में मिलाया जाता है। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, तो उसके अंदर कुछ रिएक्शन होता है एंड बेस्ड ऑन दैट रिएक्शन कलर चेंज हो जाता है। और कलर चेंज होने के मुताबिक अपन पहचान जाते हैं कि अच्छा ये एसिड है और ये बेस है, ऐसे करके। ठीक है ना, तो एक तरीके का कंपाउंड होता है। कितने इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स? तो हमारे पास बच्चा जी 3 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। मैंने इसके लिए फ्लोचा बना दिया ताकि आपको ईजी रहे। ओके, फर्स्ट इज द नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओके, नेचुरल जैसे कि टर्मरिक हो जाता है। ओके, लिटमस पेपर हो जाता है। लिटमस जो है वो पेपर है और वो बेसिकली लिचिन में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो लिचिन इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसके लिए वो नेचुरल हो गया। टर्मरिक तो अपने को पता है, हल्दी है ना, तो एक तो ये वाला चीज़ होता है। सिंथेटिक में हमारे पास आते हैं, सिंथेटिक मतलब कि केमिकल कंपाउंड, ठीक है, जो हम लोग लैब में बनाते हैं। तो वो मिथाइल ऑरेंज होता है और फिनोक्सिलिन होता है। ठीक है, और ऑयल फैक्ट्री के अंदर जैसे कि ऑनियन हो गया। अच्छा, एक और आ सकता है इसके अंदर, वेनिला। ठीक है, क्लोव भी आता है, बट ठीक है, कोई भी 2 लिख दो चलेगा। ओके, तो ये ऑयल फैक्ट्री का मतलब क्या है बच्चा जी? यहाँ पर स्मेल करके पता चलेगा कि वो एसिड है कि बेस है। आगे बात करते हैं हम लोग, क्योंकि इन्होंने हमसे वही तो पूछा है। इन्होंने पूछा है कि आप बताइए कि ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में जो सब्सटेंसेस होते हैं, 2 सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, इसका मतलब कि जिनकी खुशबू बदल जाती है ना, खुशबू बदल जाती है तो उसको अपन कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एक मज़ेदार बात समझाऊँ, समझो मेरी बात को। मम्मी घर पे प्याज काटते हैं ना, ठीक है, प्याज की स्मेल कितनी स्ट्रांग होती है पूरे वो किचन में। अगर कभी रूम में काटते हैं तो रूम में, अच्छा कभी पता ऐसा होता है कि घर में एसी चल रही है, रूम में एसी चल रही है, और फिर मम्मी अगर वो रूम में प्याज काटते हैं ना, ठीक है, इनकेस, तो या हॉल में ना टीवी देखते देखते मम्मी कभी कई बार से करते हैं और एसी चल रही है, तो वो पूरे रूम में इतनी स्ट्रांग फीलिंग दे देती है। मतलब कि अच्छा, वो साथ साथ पता है आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना। जो काटता है वो तो आते ही आते हैं, जो बगल में बैठा होता है उसकी भी आंखों में आंसू आते हैं। तो सोचो कितना स्ट्रांग है ये, है ना। बट यहीं पर ही जब मम्मी इस कच्चे जो ऑनियन होते हैं, प्याज को, ठीक है, जब वो पकाना शुरू करती हैं और जब आप वो सब्जी खाते हो तो क्या आपको वो उतनी स्ट्रेंथ अलग आती नहीं। ठीक है, तो आपको वो ऑनियन की जो स्मेल, जब वो कच्चा ऑनियन था पकने के बाद वो स्मेल आ रही है? नहीं आ रही है। दैट मीन्स, ठीक है, ये हो गया बेस और एसिड का फॉर्म। ठीक है, कैसे हो गया? स्मेल गायब हो गई। तो यहाँ पे वही तो कह रहे हैं, ऑयल फैक्ट्री में यही तो बता रहे हैं आपको कि वो सब्सटेंसेस जब एसिड या बेस के साथ मिक्स हो जाते हैं तो उनके, ठीक है, तो वो अपनी जो स्मेल है ना वो या कायम रहती है या तो चली जाती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है एसिड और बेस के ऊपर। अब जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है अनियन का। अब अनियन क्या है? अनियन का जूस ले लो, ठीक है, अनियन ऑफ जूस लूजेस इट्स स्मेल व्हेन एडेड विद बेस। याद करना, बेस में जाता है तो स्मेल लूज कर लेता है। मैंने क्या बताया आपको कि मम्मी जब सब्जी बना लेती फिर हमें उसकी स्मेल नहीं आती, और सब्जी जो हम खाते हैं दैट इज अल्कलाइन मीडियम।
एसिडिक नहीं होती, अल्कलाइन होती है, बेस होता है वो, ठीक है। तो वो बेस, तो जैसे तेल में वो पकने लगा प्याज, तो उसकी स्मेल ऑरेंज हो गई, है ना। तो क्यों, मतलब बेस के अंदर उसकी स्मेल चली जाती है और एसिड के अंदर डज नॉट चेंज, ठीक है। एसिड में वो स्मेल नहीं जाती है। आप नींबू का रस ले लीजिए, उसके अंदर आप ऑनियन का जूस मिला दीजिए, आपको स्मेल आएगी, मतलब आएगी, ठीक है। बात समझ में आई। तो एसिड में स्मेल डजंट डिसअपियर, बेस में स्मेल डिसअपियर अनियन का। सेम विद द वनीला, ठीक है। वनीला की खुशबू आपको पता है, वनीला अपन वो आइसक्रीम खाते हैं ना, ठीक है। तो वैसे तो वनीला भी बेस के साथ क्या हो जाएगा, वैनिश, चला जाएगा, और एसिड के साथ क्या होगा, डज नॉट वैनिश। तो इन दोनों हिस्सों में अगर हम बात बोले तो बेस के अंदर, ठीक है, जो स्मेल है वो बरकरार रहेगी, चली जाएगी, और एसिड के अंदर वो स्मेल बरकरार रहेगी। अब समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब ये बेसिकली हम करते क्यों हैं, तो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए होता है जो विजुअली इम्पायर्ड होते हैं या इम्पेयर्ड, ठीक है। इसका मतलब कि जिनको अच्छे से नहीं दिखता है, तो वो खुशबू से पहचान जाते हैं कि कंपाउंड एसिड और ये कंपाउंड बेस है, ठीक है। अगर खुशबू चली गई तो इसका मतलब बेस है, अगर खुशबू बरकरार है इसका मतलब कि वो एसिड है। बात समझ में आई अच्छे से। चलिए नेक्स्ट 48th क्वेश्चन, आर ऑल बेसिस सॉल्युबल इन वाटर। पहला एक एक करके करें। तो आर ऑल बेसिस सॉल्युबल इन वाटर, नो, सारे के सारे बेस पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। सारे के सारे बेस नहीं होते पानी में सॉल्युबल। सेकंड, बाय व्हाट नेम आर वाटर सॉल्युबल बेसिस नोन एज। अच्छा, तो अब अगर आप ये कह रहे हो कि सारे के सारे बेस पानी में सॉल्युबल नहीं होते, मतलब कुछ तो होते हैं, हाँ कुछ तो होते हैं, तो उनका नाम क्या होता है, तो बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, अल्कली। क्या बोलते हैं हम लोग उनको, अल्कली, ओके। तो वाटर इनसॉल्युबल बेसिस आर टर्म्ड एज बेसिस ओनली। बात समझ में आई, ठीक है। अगर पानी के अंदर अगर वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, अल्कली। और अगर वाटर इनसॉल्युबल है, मतलब पानी में डिसॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, बेस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज। तो ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला, अल्कलीज आर ग्रेट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अल्कलीज, बेस की बात नहीं हो रही है, ध्यान देना। तो अल्कलीज बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दे यूज एज इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ऐसे करके बीकर वाले, पता है बहुत सारे अपन ने रिएक्शंस भी लर्न किए हैं ऐसे बीकर के तौर पे। तो हम इसके अंदर सॉल्यूशन डालते हैं, इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो उसके अंदर भी यूज किया जाता है इनको। तीसरा, अल्कलीज आर द बेसिस जो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं जब पानी के साथ अपन उसको मिक्स करते हैं। जैसे कि अगर आप देखो NaOH को अगर आप पानी के साथ डिजोल्व करो बच्चा, तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे Na प्लस OH माइनस आयन मिल जाएगा, ठीक है। तो जब हम इनको पानी के साथ डिजोल्व करते हैं तो वो OH माइनस आयन को एमिट करता है, प्रोड्यूस करता है। अल्कलीज आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। अल्कलीज कोरोसिव होते हैं, ठीक है, कोरोड हो जाते हैं, और उनका pH वैल्यू जो है वो 8 से 14 के बीच में लाई करता है, ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, स्टेट द प्रॉपर्टीज, गिव इट्स एग्जांपल्स। एग्जांपल तो मैंने बता भी दिया। अच्छा, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद बेस। जैसे कि अगर बात करते हैं हम लोग Mg और हम लोग KOH की बात करें, ठीक है, या NaOH की, तो मेटल जब रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो क्या दे देगा आपको, हाइड्रोजन गैस आपको इवॉल्व करवाएगा। अब फोर्थ एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसके लिए इनको ही हम लोग अल्कलीज ज़्यादातर कहते हैं, ओके। दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। नेक्स्ट 49, समझ में आ गया ना बच्चा। चलिए 49 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन अमोनिया मॉलिक्यूल एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल, ओके, ठीक है। तो पहले अमोनिया शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट इज फॉर द अमोनिया मॉलिक्यूल। ना अब देखो, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, NH3 में एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देखो, नाइट्रोजन इज अ सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, ठीक है, N बीच में रहता है। तो मैं आपको फिगर बताऊं, जैसे कि N यहाँ पे हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये बीच में हो गया, दैट्स व्हाट इज सेंट्रल एटम।
द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,5, मतलब Kl 2,5। अब इलेक्ट्रॉन के बाहर एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से बचा जी, 5 इलेक्ट्रॉन से। तो इसका मतलब ये है कि उसको 3 और चाहिए टू कंप्लीट द एल शेल, क्योंकि एल में टोटल कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए ना, 5 है, मतलब कि इसको 3 और ज़्यादा चाहिए, है ना। अब 3 उसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और ज़्यादा, तो उसको कहाँ से मिलेंगे, उसको मिलेंगे हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे हम 3 हाइड्रोजन उसके साथ बॉन्डिंग कराएंगे तो 3 उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन शेयर्स its valence electrons with 1 electron of the K shell of the hydrogen to form the molecule of ammonia. As a result, nitrogen atom of ammonia attains a configuration nearest the noble atom Ne, ठीक है। उसको जब मिल जाएंगे तो वो नियोन जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। जबकि हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा, He, हीलियम की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन और ये सब लिख देते हैं हम लोग। तो देखो नाइट्रोजन Z इज इक्वल्स टू 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,5, H Z इक्वल्स टू 1, कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। अब यहाँ पे नाइट्रोजन को देखो बच्चा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, टोटल 8 चाहिए, तो उसके लिए कितने मिसिंग है, 3, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर, जितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए उतने ही वो शेयर भी करेगा। तो अब नाइट्रोजन कैसे शेयर कर रहा है, देखो एक यहाँ पे किया उसने, 1 2 3 और ये 4 और 5, ठीक है, ऐसे किया। अब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन ने अपना 1 किया, यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 1 किया, ओके। तो ये वो हो गया हमारा बॉन्डिंग। अब हम इसको बॉन्ड के फॉर्म में बताएं तो देखो हाइड्रोजन के पास बच्चा कितने आ गए, 2 आ गए। तो हमने क्या बोला, जब हाइड्रोजन के पास 2 आ जाएंगे तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, हीलियम की तरह। यहाँ पे भी इसके पास 2 आ गए और यहाँ पे भी इसके पास 2 आ गए, तो हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन को सारे इलेक्ट्रॉन्स को कवर अप कर लेगा, तो ऊपर के 2, फिर यहाँ पे देखो साइड में 2 4 6 7 8 हो गया इसके पास। तो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये 2 तो हम दिखाएंगे, ठीक है, और बाकी हम लोग दिखा देंगे यहाँ पर, ओके सॉरी, बाकी हम दिखा देंगे यहाँ पे अमोनिया का NH3, ठीक। कई जगह आपको ऐसा मिलेगा फिगर, कई जगह पे आपको ऐसा भी मिलेगा फिगर, कई बार अगर बुका वाला अलग करते हो ना, 1 2 और ऐसे करके मिलेगा, ठीक है। तो चलो ये अपना स्ट्रक्चर हो गया। नाउ नेक्स्ट बात कर रहा था वो क्लोरीन की। तो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चा 2 8 7। अब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट रूल, तो इसके लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सो क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द M shell, तो इट रिक्वायर्स 1 more electron to fill the M shell. So 2 chlorine atoms share their 1 electrons, ठीक है। दोनों क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और जिस तरीके से वो अपना कॉन्फ़िगरेशन बना देंगे, और वो नज़दीक में किसकी तरह बिहेव करेंगे, आर्गन की तरह, ठीक है। 18 नंबर हो जाएगा ना आर्गन। तो जैसे ये वाला क्लोरीन है, कितने उसको शेयर कितने करना है, 1 करना है, और आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7 है। देखो आउटर मोस्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, और उसको 8 चाहिए, तो शेयरिंग के लिए कितना चाहिए, 1 ही चाहिए। तो ये वाला कैसे कर लेगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 उसने अपना बीच में रख दिया, ठीक है। दूसरा आएगा, दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और उसने अपना 7वां यहाँ पे रख दिया, हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे कंबाइन हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे कंबाइन हो गया, तो दोनों के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, है ना, मतलब एक उसका एक उसका। तो इस तरीके से ये क्या बना देगा, Cl और ये Cl, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं Cl Cl बॉन्डिंग, क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है ना, देखो एक ये और एक ये, तो दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो एक बॉन्ड बना ना, तो इसके लिए Cl Cl का 1 बॉन्ड, ओके। इस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डिस्क्राइब इट्स ऑर्गन्स, ठीक है। अब मैंने डायग्राम दे दिया है, मैंने इसको थोड़ा ईजी वाला को दिया,
और टेक्स्ट में थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा था, फिर भी आपको जो ईजी लगता है आप ड्रॉ कर लीजिएगा। अब इसके ऑर्गन्स की बात करनी है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा नोज़, ठीक है, नाक। अब ये नोज़ जो है, इससे हम लोग एयर एंटर करते हैं, तो एयर एंटर्स थ्रू द नोज़। अब हमारे नोज़ में ये 2 होल्स हैं, इसको अपन कहते हैं नॉस्ट्रिल, ठीक है, और अंदर की तरफ जो पूरा नाक है इसको अपन कहेंगे नेजल कैविटी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये जो नेजल चैम्बर्स हैं, मतलब अंदर के जो चैम्बर्स हैं, इनके अंदर पतले 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 से बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, टू फिल्टर द एयर, ठीक है, तो जो हवा अंदर जाती है उसको फिल्टर करने के लिए। उसके अलावा इसमें म्यूकस भी होता है। म्यूकस मतलब कि एक चिपचिपा सा एक केमिकल होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, जो नेसल पैसेज का होता है, ताकि कोई जर्म्स हो, कोई डस्ट हो, तो वो उसको अपनी तरफ खींच के पकड़ के रखे ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। ओके, फिर अपन बात करेंगे फायरनेक्स की। फायरनेक्स मतलब कि देखो, फिगर देखो ये वाला, ठीक है, यहाँ पे मतलब वैसे अंदर, ये अंदर की तरफ, ठीक है, तो वो यहाँ के आसपास रहेगा। नाउ ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है विच अलाउज फूड एंड एयर, ठीक है, फूड और एयर दोनों इसी पाइप से जो है वो ट्रांसफर होते हैं। इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द नेजल कैविटी, जैसे ये नाक का कैविटी खत्म होता है ना यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद शुरू हो जाता है। ओके, बिहाइंड द नेजल कैविटी एंड द माउथ। फिर आता है ट्रेकिया। अब ट्रेकिया जो है सिंपल विंड पाइप है, फिगर देख लो एक बार, ये रहा पूरा ये वाला पोर्शन, ठीक है, ट्रेकिया, तो ये पूरा विंड पाइप है। ओके, अ वे टू ब्रोंकाई फ्रॉम द लाइनेक्स, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट है जो ब्रोंकाई और लाइनेक्स से ब्रोंकाई में कन्वर्ट होगा। तो ये इट कैरीज एयर इनटू द लंग्स एंड रिलीजेस वेस्ट एयर आउट, ठीक है, तो जो खराब हवा है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकाल देता है और ऑक्सीजन को अंदर लेके जाता है, ठीक है। तो देखो ये हो गया। अब ये अपन निकालो ब्रोंकाई, देखो ब्रोंकाई दिया हुआ है इस तरीके से, देख लो, ये हुआ ट्रेकिया बच्चा, ये ट्रेकिया, और ये आगे जाकर डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, तो जिसमें जा रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चा, ब्रोंकाई, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अभी ब्रोंकाई जैसे अंदर गया ना, वो ऐसे ट्री की तरह अलग अलग ब्रांचेस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ऐसे करके कन्वर्ट हो गया। तो ये छोटी छोटी ब्रांचेस है ना बच्चा, इसको अपन कहेंगे ब्रोंकियोल्स। क्या कहेंगे इसको, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो देखो अब ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की बात करते हैं। बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लंग्स, ठीक है, दोनों लंग्स के अंदर होते हैं। जो ब्रोंकस होता है, ब्रोंकस मतलब कि सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, तो ये जो है एक रेस्पिरेटरी ट्यूब होता है जो ट्रेकिया और ब्रोंकियोल के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक। तो बेसिकली ये ब्रोंकियोल और ये ब्रोंकी, ठीक है, इसके साथ ही पूरा पोर्शन जो कनेक्टेड है। नाउ द 2 ब्रांचेस इमर्जेस, ठीक है, ट्रेकिया से 2 ब्रांच बने, मैंने फिगर भी बनाया, 2 ब्रांच बने। अब ये दोनों के अंदर ब्रोंकियोल्स जाएंगे, मतलब कि एक ट्री की तरह ब्रांच बनेगा चेस्ट के अंदर, ठीक है, और ऐसे नए और ब्रांचेस बनते जाएंगे। जो ब्रोंकियोल्स हैं दे आर द टर्मिनल एयर पैसेज ट्यूब्यूल्स इन द लंग्स, ठीक है। अभी ब्रोंकियोल्स लास्ट में एंड, देखो ये ब्रोंकियोल, ये खत्म हो गया, इसके आगे कुछ और नहीं बनेगा, ठीक है, ये खत्म हो गया, इसके आगे कुछ नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं ये वाला फिगर, आप देख सकते हैं ये वाला फिगर, ठीक है, एक बार ये गया, दैट्स इट। अब आगे आगे क्या है, आगे एल्वियोली है, अब आगे ये और ज़्यादा सेपरेट नहीं, ब्रांचेस में कन्वर्ट नहीं होगा। सो अब इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड मॉइस्चर एंड फिल्टर द एयर। अब इनके एंड पॉइंट पे आता है एल्वियोली। ओके, एल्वियोली जो है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इट परफॉर्म्स डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है, ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, ठीक है। अब लंग्स क्या करेगा, लंग्स तो खैर वी नो कि वो दोनों तरफ होते हैं, पेयर्ड होते हैं, स्पॉन्जी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। ओके, एंड लंग्स आर एनक्लोज इनसाइड द रिबकेज, पूरा रिबकेज जो है उसके अंदर होता है ताकि उसको कोई हार्म ना हो। स्ट्रॉन्ग लार्ज मस्कुलर डायफ्राम प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द बॉटम साइड, ठीक है, तो नीचे की तरफ इसको ये है। ओके, तो उसको नीचे से वो प्रोटेक्ट करता है, ऊपर से पूरा का पूरा रिब केज जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है। डन, क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज न्यूट्रिशन, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है इसके टाइप्स बता दो। तो न्यूट्रिशन मतलब क्या है, न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ले लेता है, कंज्यूम करता है, जो उसको हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए, उसकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए और ओवरऑल मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इन सब के लिए वो खाना जो है वो यूटिलाइज किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं। खाना खा सकते, मतलब न्यूट्रिशन के टाइप क्या होते हैं, ठीक है, किस किस तरीके से खाना खाया जाता है, वी कुड से। तो हमारे पास 2 टाइप होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड और हेट्रोट्रॉफिक मोड। तो एक बार मैंने फ्लोचा बना दिया, बना के आना तो बहुत अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाओगे आंसर को। न्यूट्रिशन डिवाइड इनटू ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ये हेट्रो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, सेप्रोफाइटिक,
पैरासिटिक और होलोजोइक। अब इसको अपन को डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो आगे अपन कर रहे हैं इसको। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म, स्पेशली प्लांट्स और एनिमल्स और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। दे फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ऑर्गेनिक सब्सटेंस थ्रू द फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉफिक एक टाइप का न्यूट्रिशन है जो अपन को प्लांट्स में नजर आता है। हेट्रो की बात करेंगे। हेट्रो वो मोड है जहाँ पर एनर्जी हो, न्यूट्रिएंट्स हो, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। हम डिपेंड करेंगे प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर, ठीक है, जो भी हमारा खाना होता है फॉर देयर सस्टेनिंग फॉर द लाइफ, ठीक है। तो इसके लिए हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है बच्चा जी डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ओके। और ऑटो मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन सेल्फ, ऑन इटसेल्फ, ठीक है। ह्यूमन, एनिमल्स, फंगाई, ये सब जो है वो हेट्रोटॉप के एग्जांपल्स हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ हेट्रोटॉपिक, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। आइए इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इट इज अ टाइप ऑफ फीडिंग इन विच ऑर्गेनिज्म कंज्यूम सॉलिड फूड एंड डाइजेस्ट इंटरनली। जैसे हम लोग चपाती, चावल जो भी हम लोग खा लेते हैं, अंदर डाइजेशन पेट के अंदर होता है, ठीक है, हम आगे कोई डाइजेशन नहीं करते हैं, तो उसको हम कहेंगे होलोजोइक। तो अगर इसमें एग्जाम्पल लिखना है तो ह्यूमन्स आ जाएंगे और अमीबा, ठीक है, ये आ जाता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इस टाइप के अंदर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स बाय फीडिंग ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म मर चुके होते हैं उनके ऊपर बैठ के खाना खाना है उसको अपन कहेंगे सेप्रोफाइटिक। याद करना, सेप्रोफाइटिक मरे हुए ऑर्गेनिजम्स पे खाना खाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसमें आ जाता है फंगस, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो अपना खाना खाते हैं जिंदा बॉडी पे रहकर, ठीक है, जिंदा बॉडी पे रहकर अपना खाना खाते हैं, उसको अपन कहते हैं पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उनको हार्म भी कर सकते हैं, जैसे कि पेट में कीड़े घूमते हैं जो हमें कीड़े होते हैं, बहुत सारे आपने सुना होगा। इसके भाई एक इंसान है, इसको बहुत भूख लगती है, जितना भी खाता है उसका भूख खत्म ही नहीं होता। उसकी मम्मी बोलती है पेट में कीड़े घूम रहे हैं क्या, कि इतना खाना तो खा रहा है तो खत्म ही नहीं हो रहा है, भूख तेरी मिट्टी नहीं रही है, ठीक है। तो एक्चुअली में कीड़े होते हैं जिसको हम वॉर्म्स कहते हैं। यहाँ सिंपल एग्जाम्पल अपन बोलूँ तो बचपन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा जुएँ पड़ती थी ना बालों में, ठीक है, तो वो जो होते हैं वो दे आर द पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो हम जिंदा है और हमारे सर पे बैठ के हमारा खून चूसते हैं, है ना। तो इसमें एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा? लाइस, LICE, ये हो गया। उसके अलावा टिक्स, ये एनिमल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52, वाई डज क्लियर स्काई अपीयर ब्लू, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, ठीक है। 2 क्वेश्चन है। तो अब पहला है कि भाई स्काई आपको क्लियर क्यों नजर आता है? तो बहुत सीधी सी बात है, व्हेन द सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब सनलाइट एटमॉस्फेयर से पास होता है ना, ठीक है, तो एयर और बाकी सारे जो पार्टिकल्स है उससे वो स्कैटर हो जाता है, ठीक है, वो उसको फैला देते हैं। जैसे कि आप कैरम आप देखो तो आप उसके अंदर पूरी गोटियाँ अरेंज कर ले हो, जैसे स्ट्राइकर से टक करते हो तो सारी गोटियाँ तितर पितर हो जाती है, ठीक है। तो उस तरीके से जैसे सनलाइट एटमॉस्फेयर में आता है ना, तो जो एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स है उसको पूरा तितर पितर फैला देते हैं उसको, ठीक है। अब ये बेसिकली होता क्या है इसके अंदर कि जब सनलाइट आती है तो वो उसके अंदर बहुत सारे अलग लाइट के वेवलेंथ्स होते हैं, कोई छोटा सा होगा, कोई लार्ज साइज में होगा। तो एज देयर साइज इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है। अब जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज लाइट के वेवलेंथ की साइज से छोटी होती है, देयरफॉर जो ब्लू कलर होता है, जो छोटा वेवलेंथ होता है, वो जल्दी स्कैटर हो जाता है, और रेड कलर जो लंबा होता है उसको टाइम लगता है स्कैटर करने में, ठीक है। तो जो ब्लू कलर लाइट है, ठीक है, वो आसमान में फैल जाती है और वो हमारी आंखों में आके एंटर करती है। हमें पता है कि जो भी चीज़ हमारी आंखों में जाएगी हम वैसा ही देखेंगे। ब्लू कलर आंखों में जा रहा है तो हम हमारे आसपास का जो भी एरिया है वो ब्लू कलर नजर आएगा। इसकी वजह से हम लोगों को आसमान जो है वो ब्लू कलर नजर आता है, ठीक है बच्चा। चलिए अब इसमें था वाई डू ट्विंकल स्टार्स ट्विंकल ना, स्टार्स जो हैं, तारे जो हैं टिमटिमाते क्यों है? तो स्टार्स जो हैं टिमटिमाते हैं बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। याद करना, एक मार्क में तुम्हें क्वेश्चन आए, ओके, ऑन विच फिनोमिना द स्टार्स ट्विंकल, तो इट बेस्ड ऑन द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है, देखो, एज स्टार्स आर वेरी फार अवे, हमसे बहुत दूर है, इसके लिए हम उनको पॉइंट सोर्स की तरह मानते हैं। अभी थोड़ा सा याद करना,
ठीक है। जैसे ये लेंस होता है हमारे पास, ठीक है कुछ, तो जब कोई भी इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता है वहाँ से लाइंस कैसे आती है, अपन कैसे अज्यूम करते हैं पैरेलल लाइंस आ रही हैं। तो सेम स्टार्स बहुत दूर हैं तो हम उनको पॉइंट साइज सोर्स की तरह डिटरमाइन करते हैं। सो व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स एंटर द अर्थ एटमोसफियर, अर्थ एटमोसफियर से वो में एंटर करती हैं। अब हमें पता है कि हमारे अर्थ की है ना, वी हैव द लेवल्स ऑफ एटमोसफियर, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली पूरा वो याद नहीं आ रहा, मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, टोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, ऐसे कुछ 4 लेयर होते हैं, ठीक है। बताना ज़रूर, मैं भूल गई, ठीक है, कि किस टाइप के लेयर होते हैं। तो 4 होते हैं, मेरे को वो याद है ना, मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर और थर्मोस्फियर। बताना ओके, कमेंट सेक्शन बताना मुझे, आप ही थोड़ा मेरे को ज्ञान दे दो। तो अब बेसिकली क्या होता है ना कि इन सब की जो इनके जो एयर होती है उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। किसी में पार्टिकल्स बहुत पतले पतले होते हैं और दूर दूर होते हैं, किसी के अंदर पार्टिकल्स बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी, अलग डेंसिटी की वजह से जो लाइट है, ठीक है, वो रिफ्रैक्ट होती है। अपने को पता है रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी, रेयर से डेंसर में आएगी और रेयर से डेंसर में आएगी, तो क्या होगा, वो मूव करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब मेरी बात को सुनना बहुत अच्छे से, मैं क्या बोल रही हूँ, देखो थोड़ा समझा देती हूँ मैं आपको ताकि पॉइंट आपको क्लियर हो जाए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ओके, देखो जैसे कि 4 लेयर्स अपन मान के चल रहे हैं एयर के, 1 2 3 4। अर्थ की तरफ हवा काफ़ी भारी होती है और अर्थ की बाहर की तरफ, मतलब अभी तक जैसे अर्थ का एग्जिट पॉइंट आ जाता है वहाँ पे हवा काफ़ी हल्की होती है, ठीक है। तो देखा जाए तो जब रेज आएंगी, ठीक है, जब वो स्टार की जब रेज आएंगी तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी। ऊपर की तरफ हवा कैसी है, बहुत हल्की है, मतलब नीचे आते 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 हवा भारी होती जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स कि जो लाइट होगी स्टार की उसका ट्रैवलिंग मोड कैसा होगा, रेयर टू डेंसर होगा, हल्के से थोड़े भारी में आई, फिर रेयर टू डेंसर, फिर रेयर टू डेंसर, है ना। कंपैरिजन तो अपन 2 मीडिया का ही करते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि ये रेज आई यहाँ पर, ठीक है, तो ये नॉर्मल है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेंगी, ठीक है, फिर नॉर्मल आया फिर नीचे बेंड करेंगी। तो ऐसे करते करते जो इमेज होता है, जो एक्चुअल इमेज होता है स्टार का, वो अलग हो जाता है और जो हम देखते हैं इमेज वो अलग होता है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आगे रीड करते हैं अपन। It gets refracted at different levels because of the variation in the air density, ना डेंसिटी अलग अलग होती है एयर की। The path rays of light coming from the stars goes on slightly variation, ना मैंने कहा धीरे धीरे चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से अपर एंड पोजीशन मतलब कि वो पोजीशन जो हमें दिख रही है ना, ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट। तो वो जो हमें दिख रही है वो फ्लक्चुएट होती है, कभी दिखती है कभी नहीं दिखती है, ऐसे करते करते होती है, फ्लकरिंग होती है। और ये फ्लकरिंग जो आती है जिसकी वजह से स्टार कभी कभी हमें ब्राइट नज़र आता है, कभी कभी हमें फेंटर कम लाइक धुंधला नज़र आता है, और इसी को ही अपन कहते हैं टिमटिमाना, मतलब कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने कोशिश की आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ दिमाग में बिठाने की। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन विच प्रिंसिपल डज द इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बेल एंड फैन वर्क। अब पहली बात तो इन्होंने तक अजीब तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया है, ऑन विच प्रिंसिपल डज द इलेक्ट्रिक बेल एंड द फैन वर्क होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट तो आंसर है इसका भैया, इन्होंने क्वेश्चन में मिस्टेक की है, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फैन एंड इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये तो आंसर है, ठीक है। तो इन्होंने पता नहीं क्या किया। वेल स्टेटेड यूजेस, इसके यूजेस बताओ। यूजेस फैन और इलेक्ट्रिक बेल के यूजेस नहीं बताने, हमें यूजेस बताने इलेक्ट्रोमैग्नेट के। एंड ऑन विच फैक्टर्स डज इट इंटेंसिटी डिपेंड, तो ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एंड डिफाइन इट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिफाइन भी करना है, ठीक है। अब यूजेस की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जितने भी मोटर चलते हैं हमारे ना, बेल आ गया, इलेक्ट्रिक फैन आ गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गई, इलेक्ट्रिक मोटर आ गया, इन सब के अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है। अब इसका यूज़ क्या है, एक तो ये यूज़ हो गया। दूसरा, दे आर यूज फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग लार्ज मासेस ऑफ आयरन फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ द गिडर्स, ठीक है। तो बेसिकली आयरन वगैरह को जैसे अपन देखते हैं ना कि यूं पूरा उठाया है और उठा के कहीं और रख दिया है, तो उसको लिफ्ट करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। जैसे मैं आपको बताऊँ, आपने कभी देखा हो कोई ऐसा इमेज, ठीक है, कि कार है और जो जैसे जीसीबी टाइप एक बड़ी सी ट्रक आती है, ठीक है, वो ऐसे कार को यूँ रखती है, उसको ऊपर की तरफ उठाती है, लिफ्ट करती है ऐसे करके, ठीक है। तो जब ऐसे बहुत ज़्यादा हैवी मासेस वाले जो चीज़ें होती हैं ना, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की मदद से उठाया जाता है।
तो क्या होता है, जो कार वगैरह होती है तो वो मैग्नेटिज्म तो होता ही, लाइक आयरन होता है ना, तो वो और हम लोग ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के साथ उसको ऊपर से कैच करते हैं, ठीक है, ऐसा रहता है। उसके अलावा मेडिकल प्रैक्टिसेस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम वुंड्स, ठीक है, उसके अंदर तो MRI वगैरह होता है ना, उनके अंदर भी बहुत इसका यूज़ होता है। वेल नेक्स्ट, स्ट्रेंथ क्या है, मतलब किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड और दूसरा करेगा करंट में, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कितने नंबर ऑफ टर्न, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कर लूँगी उतना ज़्यादा करंट पास होगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा राइज होगा, ठीक है। तो करंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा और टर्न्स के ऊपर भी, सोलेनॉइड पता है ना, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग जब टर्न्स करते हैं, जितने जितने ज़्यादा अपन गहरे गहरे टर्न्स करते जाएंगे उतना ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ होगा। डेफिनेशन क्या है, तो अ मैग्नेट फॉर्म टेम्पररी, ये टेम्पररी मैग्नेट होता है, ठीक है, जिसके अंदर करंट की मदद से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को अराइज करते हैं। करंट बंद, मैग्नेटिक फील्ड खत्म, तो इसके टेम्पररी मैग्नेट होता है, इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। वर्ड देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ मैग्नेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ओके 54 का फर्स्ट, क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब विद द एग्जाम्पल। ओके, देखो फूड चेन जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में जाता है, जैसे कि फर्स्ट कंज्यूमर को खाएगा सेकंड कंज्यूमर, सेकंड को खाएगा थर्ड कंज्यूमर, तो ये चेन बनी, है ना। फूड वेब क्या होता है, फूड वेब के अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म को दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म खाने की वो होता है, चेन नहीं बनता, ठीक है। तो जैसे कि ग्रास है, ठीक है, घास है, तो घास को गाय भी खाएगी, बकरी भी खाएगी, रैबिट भी खाएगा, माउस भी खाएगा, ग्रास ओफर भी खाएगा, मतलब ग्रास को खाने वाले कितने सारे और एनिमल्स हैं, ठीक है। अब फूड चेन में अपन क्या बोलेंगे, ग्रास इज ईटन बाय द ग्रास ओफर इज ईटन बाय द फ्रॉग, है ना। ऐसे करते करते चेन बताएंगे। इसका मतलब ये कि भाई ग्रास को ग्रास ओफर के अलावा कोई खा ही नहीं रहा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन, जो बहुत लिमिटेड है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फूड वेब, ठीक है, जहाँ पे एक चीज़ को खाने वाले बहुत सारे एनिमल्स हैं, यहाँ तो वो सारे एनिमल्स को भी खाने वाले बहुत सारे एनिमल्स बैठे हुए हैं। एन ऑर्गेनिज्म एट हायर लेवल ऑफ फूड चेन ईट स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म एट द लोअर, ठीक है, मैंने कहा ना ग्रास को खा रहा है ग्रास ओफर, लिमिटेड स्पेसिफिक बता रहे हैं अपन, ठीक है। ग्रास ओफर को खा रहा है मेंढक, फ्रॉग, खाली मेंढक थोड़ी खा सकता है, ग्रास ओफर को स्नेक भी खा सकता है, ठीक है, कैमिलियन भी खा लेता है उसको, तो सीधी सी बात है। और यहाँ पे an organism at higher level of food web can eat more than one organism from the lower level, जैसे अपन ने बात की ना, एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म उनके पास है। फूड चेन बेसिकली एक सिंप्लीफाइड वर्जन है फूड वेब का। फूड वेब समझाने के लिए पहले हमें फूड चेन समझाना पड़ता है, ठीक है। आपको अगर स्टेटमेंट लिखना सिखाना होगा तो हमें पहले आपको वर्ड्स कैसे फ्रेम करने वो सिखाने पड़ेंगे, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, फूड वेब रियलिटी में होता है, ठीक है। और फूड वेब कंटेन्स मैनी फूड चेन्स, बहुत सारी फूड चेन इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। सिंगल फूड चेन एक अनस्टेबल है इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, सीधी सी बात है। जैसे अपन कह रहे हैं कि भाई ग्रास को ग्रास ओफर ने खाया और ग्रास ओफर को फ्रॉग ने खाया, ठीक है। अब ग्रास ओफर समझो दुनिया से गायब हो गया, तो अभी ग्रास कोई नहीं खा रहा है और स्नैक भी भूखा मर है, उसके बाद ग्रास ओफर है ही नहीं, तो ये तो अनस्टेबल हुआ ना, ठीक है। जबकि फूड वेव्स कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। ग्रास ओफर नहीं है तो मैं किसी और को खा लूंगा, स्नैक के पास बहुत सारे ऑप्शन है खाने के लिए। तो नॉर्मल बताऊं, नॉर्मल ये कि फूड चेन हमारे घर का खाना, ठीक है, जो हमें मजबूरन खाना पड़ता है, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, मम्मी को बोले थप्पड़ लगा देंगे खींच के, जो बनाए खा ले चुप के। और फूड वेब इज द बुफे, ठीक है, मस्त होटल में जाते हैं, इतनी तरह की वैरायटीज होती हैं, जो मन कर रहा है खा लो, क्या फर्क पड़ता है। तो याद कर लेना, फूड वेब इज द बुफे, ठीक है, और फूड चेन इज द घर का खाना, सिंपल, एक सब्जी दो रोटी, बात खत्म हो गई, ठीक है, आगे कुछ भी नहीं, कोई वैरायटी तुमको रोटी में नहीं मिलने वाली है, सब्जी में नहीं मिलने वाली। चलिए एग्जांपल, ग्रास से ग्रास ओफर से फ्रॉग, स्नेक, ये आपको पता ही ऑलरेडी, ठीक है। इसमें ग्रास में भी ईटन बाय कैटल, इन द एब्सेंस ऑफ कैटल इट इज ईटन बाय द रैबिट एंड माउस, सीधी सी बात है। ओके, बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। ओजोन क्या होता है, वो इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है। देखो भैया, ओजोन बेसिकली O3 ना, 3 ऑक्सीजन साथ में जब मिल जाते हैं तो उसको अपन कहते हैं ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन जो है वो अपर एटमॉस्फेयर की लेयर में पाया जाता है। अगर आपको स्पेसिफाई करना तो आप लिख सकते हो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ये हमारे प्लानट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ ऑन द प्लेनेट।
क्यों? क्योंकि वो एज अ शील्ड की तरह काम करता है, ठीक है, एज अ प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, जो हमारे अर्थ के ऊपर रहता है, जो हार्मफुल सन की जो यूवी रेस आती है उसको आने से वो बचाता है। क्योंकि अगर वो आ जाएगा ना, अगर यूवी रेस आ गए ना, जो आ भी गए हैं, सीधी सी बात है, तो स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, ऐसी कई बीमारियां लेके आएंगे, और प्लस हमारे क्रॉप्स वगैरह को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा। एक्वेटिक एनिमल्स हो या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो, प्लांट हो या क्रॉप्स हो, सब के सब अफेक्ट हो जाएंगे उससे। ठीक है बच्चा, तो दैट इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन और आपको डी सेक्शन समझ में आ गया अच्छे से। तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, अभी खत्म, ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ उसके कुछ पेपर्स, और उस पेपर्स में कुछ सेक्शंस की बात करेंगे। तब तक आप अच्छे से स्टडी कीजिए। आपको और कुछ हेल्प चाहिए मेरी तरफ से तो डू कमेंट मी। आप कमेंट करते हैं ना तो एक रिलेशन जुड़ जाता है ना, हमने आपको देखा नहीं है, बट ये रहता है कि चलो बच्चे जब कमेंट करते हैं तो एक तो क्या, जब एक ही वो हमें याद रह जाता है, जब अब कोई बच्चा कमेंट करेगा ना, ठीक है, बार बार तो अच्छा इस बच्चे ने ये वाली डिमांड की है, तो दिमाग में बैठ जाता है कि अच्छा ये वाला अपने को वीडियो बनाना है, या जब आप थैंक यू कहते हैं या क्या, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, आप बेसिकली हम जो भी कर रहे हैं आपकी वजह से कर रहे हैं। तो अगर आप खुश हैं मतलब कि हमारी मेहनत सफल है। और अगर आपको लगता है कि वीडियो सही हैं मेरे और आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड डू सपोर्ट मी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।